नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम करने से लेकर उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक नियामक बनाने जैसी बातें शामिल हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम में 10+2 के हिसाब से जो चीजें थी चलती आ रही थी, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। वहीं नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी। वहीं उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता यानी ग्रेडेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति सुनने में और जानने में बेहद दिलचस्प लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो नीति में बदलाव हुआ है उससे कितना बदलाव जो है वो आने वाला है। क्या नीति में हुआ बदलाव पर क्या सिस्टम जो है वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? सिस्टम बदलेगा? स्कूली शिक्षा पर बदलाव का क्या होगा असर? कितनी बदल जाएगी स्कूली शिक्षा? नए बदलाव से भविष्य रोशन होगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फाउंडेशन स्टेज, ये पहली स्टेज नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, और इसके बाद अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। प्रीपरेटरी स्टेज, इसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। प्रयोगों के जरिए बच्चों को कराई जाएगी विज्ञान, गणित, कला की पढ़ाई। 8 से 11 साल की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। दूसरी स्टेज है प्रिपरेटरी और तीसरी मिडिल स्टेज। कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की इसके तहत पढ़ाई होगी और विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। फिर आती है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आजादी भी होगी। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी, जिसमें आंगनबाड़ी वाला कॉन्सेप्ट रखा गया है। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, लेकिन इस बार कई बदलाव यहां पर कर दिए गए हैं। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, जो पहले की व्यवस्था थी, लेकिन अब ये आजादी जो है वो इससे काफी पहले ही मिल जाएगी। 8 से 9वीं कक्षा में जब बच्चा आएगा उसे तब ये पूरी आजादी होगी कि वो किस विषय में जाना चाहता है उसका चुनाव कर ले। तो नई शिक्षा नीति कितनी लाभकारी होगी? क्या कुछ इसमें जो है वो बदलाव जो पुरानी नीति थी उसमें किए गए हैं और नई शिक्षा नीति लाई गई है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं और आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दर्शक कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार कार्यक्रम के बीच में फ्लैश होते रहेंगे और उन नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये शिक्षा नीति कैसी लगती है? क्या आप मानते हैं कि इस शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद पूरी तरीके से जो चेहरा है शिक्षा का वो बदल जाएगा और बच्चों को और ज्यादा इससे आसानी हो जाएगी? क्योंकि इसके तहत जो है बोर्ड एग्जाम को भी आसान करने की बात की गई है। इतना महत्व बोर्ड एग्जाम्स का नहीं रह जाएगा। ग्रेजुएशन डिग्री में बड़े बदलाव यहां पर किए गए हैं और स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो उच्च शिक्षा है वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगी इस नई शिक्षा नीति के साथ ही। हालांकि इस नई शिक्षा नीति के तहत जो एक नियामक बोर्ड बनाने की बात की गई है उसमें जो कानून की पढ़ाई है और जो मेडिकल की पढ़ाई है उसे इससे बाहर रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 का फॉर्मूला लागू होगा और अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो इसकी रखी गई हैं। फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज,
मिडिल स्टेज। तो नंबर आपके सामने है, नंबर पर कॉल करके आप भी हमें बता सकते हैं कि नई शिक्षा नीति को जानकर समझकर आप क्या सोचते हैं कि इससे कितना ज्यादा जो है बदलेगा शिक्षा का चेहरा, बच्चे कितने ज्यादा और इसके बाद जो है खुद को शिक्षित जो है वो कह पाएंगे। क्योंकि अभी तक जो है किताबी शिक्षा बच्चों को मिल पाती थी, लेकिन इस बार सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होगी, इस बार जो है प्रैक्टिकल आधारित और ऑक्यूपेशनल जो है वो शिक्षा दी जाएगी छात्रों को। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मनोज कुमार जो शिक्षाविद हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग धारीवाल, आप जिला सक्षम समन्वयक हैं और शिक्षा नीति से जुड़े सुधारों को लेकर के भी आप जो है वो जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं आप उस समिति के भी। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर मनोज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप एक शिक्षाविद हैं, नई शिक्षा नीति जो आई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, कितना मानते हैं इसके बाद बदल जाएगा चेहरा शिक्षा का? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा अपने पास चैनल का कि तेज गति से शिक्षा नीति पर जो चर्चा होती है पहले। सर, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आएंगे आपकी तरफ दोबारा से इस दिक्कत के दूर होने के बाद। अनुराग धारीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जिला सक्षम समन्वयक हैं। सर, आपसे मैं यही जानना चाहती हूं कि जो शिक्षा नीति को लेकर मैंने सवाल यहाँ पर जो शिक्षाविद हैं उनसे पूछा, मैं वही सवाल यहाँ आपसे भी रिपीट करूंगी। बताएं कि कैसी लगती है ये शिक्षा नीति, कितनी नई है नई शिक्षा नीति? सभी को सबसे पहले नमस्कार। जो नई शिक्षा नीति है, यदि आप महसूस करेंगे तो इससे पहले 34 साल पहले शिक्षा नीति आई थी 1986 में जी। वो शिक्षा नीति जब आई थी जब भारत इंटरनेट क्रांति के अंदर, आईटी क्रांति के अंदर एंट्री कर रहा था। उसके 34 साल बाद अब जो शिक्षा नीति आई है ये बड़ी मेहनत से बनी है और आप इससे महसूस कर पाएंगे। जिसके अध्यक्ष है वो कस्तूरी रंगन जी हैं जो खुद इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो ये शिक्षा नीति आई है पूरी आमूल चूल परिवर्तन के लिए आई है। इससे पहले विभिन्न शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग आया, कोठारी आयोग आया, 1986 की नीति आई, बीच में काफी और छोटे आयोग भी आए। पर ये जो शिक्षा नीति है 1986 के बाद जो इतनी बड़ी शिक्षा नीति पूरा बदलने के लिए आई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी आपने कुछ हाईलाइट आपने बताई कि यहाँ प्री प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है। इसमें सभी मुद्दों को, हर बिंदु को इसमें छेड़ा गया है। ये कोई छोटी मोटी शिक्षा नीति नहीं है। यदि आप इसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो वो ड्राफ्ट लगभग 648 पेज का है। इतना भारी भरकम ड्राफ्ट है इसका कि हर विषय के लिए इसमें रिसर्च की गई है। यदि हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन की, प्री प्राइमरी एजुकेशन की, या हम अक्सर बातें करते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की, हम सबसे पहले हम कुछ समस्याओं के बारे में बात करते हैं कि जो समस्या आज के समय में है क्या उसका निदान हमें इससे मिलता है। पहली समस्या बेरोजगारी की समस्या, दूसरी समस्या कि भारत में रिसर्च नहीं है, भारत में उद्योग नहीं है, तीसरी समस्या हम आए दिन सुनते हैं कि बच्चे नंबरों की दौड़ में हैं, विभिन्न तरह के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, या चौथी और पांचवी समस्या पर हम ध्यान दें कि बच्चों को साक्षरता तो है पर शिक्षा नहीं है। कहीं कहीं हम संस्कृति की बात करते हैं कि बच्चा संस्कृति का बच्चों को ज्ञान नहीं है, किसी जगह हम बात करते हैं कि बच्चा का घर में बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करता, समाज में बच्चा जीना नहीं सीख रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। तो इन सभी विषयों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, एक रोजगार के ऊपर, एक छोटे बच्चे से लेकर और हायर एजुकेशन तक इसमें बात की गई है। इसमें ध्यान दिया गया है कि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन के बाद, जैसे आपने अभी बताया कि 5 साल की बेसिक है, उसके बाद 3 साल 3 से किसी चौथी पांचवी है, छठी क्लास से ही हम वोकेशनल एजुकेशन यानी कि उस बच्चे के कोई ना कोई स्किल सिखाने पर जोर हो जाएगा कि बच्चा छठी क्लास के बाद जब कभी भी अपनी एजुकेशन छोड़ना चाहेगा वो कोई ना कोई स्किल लेके जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो कुटीर उद्योग हैं, कोई भी उद्योग हो, कोई कारीगर है, कोई मूर्ति कला बनाता है, कोई सीमेंट की चीजें बनाता है, कोई लकड़ी की चीजें बनाता है, हर प्रकार की हस्तकला को, हर प्रकार की चीज को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मातृभाषा को इसमें विशेष स्थान दिया गया है कि बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो मातृभाषा में होगी, क्योंकि साइंस खुद ये कहते हैं कि बच्चा जितनी जल्दी अपनी मातृभाषा में सीखता है उतना और किसी भाषा में नहीं सीखता।
उसके बाद फिर इसमें बात की गई है फॉरेन लैंग्वेज की। हम अक्सर क्या करते हैं, प्लस टू क्लास के बाद या बीए के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेज का हम कोर्स शुरू करते हैं कि हमें बाहर कहीं जॉब मिल जाएगी, परंतु यहाँ पर स्टार्टिंग से ही छठी क्लास से, बल्कि प्राइमरी से ही इसमें फॉरेन लैंग्वेज कहीं ना कहीं आ जाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा शिक्षा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक सीमा तक हम इसमें आमूल चूल परिवर्तन कह सकते हैं। यदि आप विभिन्न पिछली शिक्षा नीति आप जो भी पढ़ेंगे, बिल्कुल शिक्षा नीति बिल्कुल अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ही जो अभी तक जिस ढर्रे पर शिक्षा नीति चली आ रही थी या जो एक पैटर्न चला रहा था वो पूरी तरीके से ही बदल दिया गया है। सर, इस पर आगे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब की मानसा से यश जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका यश, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जो शिक्षाविद डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर कई चीजों को खत्म भी कर दिया गया है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम जो हैं उन पर इतना अब जोर नहीं देने की बात रहेगी, उनको आसान कर दिया जाएगा और एमफिल जो है उसे खत्म कर दिया गया है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, मैं आपकी बात का जवाब देने के धन्यवाद जाने वाली है, उसे बहुत ही जल्द आप लोग डिस्कशन पे ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे जन समूह को जानकारी भी होगी। आपका जो जवाब मैं देना चाहूंगा कि इसके कितने सारे फायदे हैं। एक उदाहरण से मैं शुरू करना चाहूंगा कि मैं जब खुद स्टूडेंट था तो जापान से छोटी छोटी घड़ियां हम सुनते थे कि बच्चे 6 क्लास से ही, 7वीं क्लास से ही, बहुत 5वीं क्लास के बच्चे घड़ी बनाते हैं, पिस्टल वॉच बनाते हैं जी। हमारे आई एम बीइंग ए टीचर, जब मैं टीचर था तो मैं बच्चों से पूछता तुम्हारा एम क्या है, वो बोलते थे कि सर पता नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। अब की जो पॉलिसी जो आ रही है, ये पॉलिसी जो अभी घोषित की गई है, जैसा आपने विस्तार से बताया और धारीवाल जी ने भी अभी भी बताया कि रोजगार उन्मुखी है। सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है वो जब 6th क्लास ऑनवर्ड। बिल्कुल मनोज जी, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे कि जो अब ये नीति लाई गई है वो स्किल इंडिया को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि लाई गई है। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी यहाँ पर इसको लेकर के बात करना चाहते हैं। रामेश्वर राजस्थान से जुड़े हैं और विक्रम जुड़े हैं अंबाला से। बहुत स्वागत है आपका विक्रम, पूछिए क्या है सवाल आपका? जी, मेरा डॉक्टर मनोज जी से और अपने अनुराग सर से दोनों से सवाल है जी। जैसे अभी जी डे वर्ड है, स्कूलों में एजुकेशन का काम चल रहा है जी, और जैसे बोल रहे हैं कि 1 से 5 जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें अगर 25 बच्चे होंगे या उससे कम होंगे तो हम उनको खत्म कर देंगे, मर्करी करने के बाद स्कूलों में चले। कुछ स्कूल मर्जर की बात हमारे हरियाणा प्रांत में कुछ स्कूल ऐसे हैं जी जो गांव के अंदर है, उस गांव के स्कूल के अंदर 4-5 गांवों के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि हम स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको मिडिल तक लेके जाना चाहिए। अगर उस गांव के लोग ग्राउंड के लिए जगह दे देते हैं तो वहाँ पे इनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना देना चाहिए। कुछ परिवारों को ऐसा होता है कि स्कूल की गर्ल्स होती हैं गांव की, तो बाहर गांव में नहीं पढ़ने जा सकती या शहर तक कोई साधन नहीं होते, तो उनके लिए बढ़ावा देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जो बातें आपने कही इसको हम जरूर यहाँ पर इसको लेकर सवाल पूछेंगे और जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ वो बता पाएंगे कि ये जो सुझाव हैं वो किस तरीके से जो है अपनाए जा सकते हैं। रामेश्वर राजस्थान से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। बताइए राजस्थान में कहाँ से जुड़े हैं और क्या सवाल है? जी, प्रतापगढ़ से जी, राजस्थान प्रतापगढ़ से जी। हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ नई शिक्षा नीति में जो रोजगार परक शिक्षा है इसमें प्रमोट करने का सिस्टम रहेगा या पहले की तरह जैसे 10वीं 12वीं बोर्ड होती थी उसमें बच्चा फेल होता था तो उसको नई नीति लगाई जाएगी ऐसा या पहले वाला ही पैटर्न चलेगा? और एक ये जो शिक्षक जो है शिक्षा के साथ साथ अन्य कार्यों में लगाए जाते हैं शिक्षकों को, तो वो सिस्टम भी खत्म होगा शिक्षकों के ऊपर से या शिक्षा नीति में ऐसा ही कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये प्रश्न है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ भिवानी से जुड़े हैं, परवेश गौतम, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर मनीष से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति के अंदर है +2 में सीधे जाकर के बोर्ड की कक्षाओं
एग्जाम इन्होंने बात कही है लेने के लिए, तो इससे हमारी शिक्षा के ऊपर क्या असर पड़ेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मनोज जी। जी प्रवेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि सीधे +2 का एग्जाम, लेकिन आप अगर विस्तार से इस शिक्षा नीति को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि तीसरी क्लास, 5वीं क्लास और 8वीं कक्षा का एग्जाम भी रखा जाएगा, लेकिन वो बहुत ही आसान होगा बच्चों के लिए, और उसके साथ साथ 3 तरह की परीक्षाएं और भी होंगी, जिससे बच्चों में ये पैनिक ना हो। क्योंकि आप जानते हैं जब बोर्ड का नाम आ जाता है तो पेरेंट्स और पूरा हमारा समाज भी हम ये कहने लग जाते हैं कि अरे बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, मतलब एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा दूर करने के लिए, बच्चों का बर्डन कम करने के लिए शिक्षा नीति में ये प्रोविजन रखा गया है कि सीधे ही 12वीं कक्षा का बोर्ड का एग्जाम किया जाए और बच्चों में ये फियर ना रहे, बोर्ड का नाम रहेगा जैसे मैंने बताया आपको 3वीं, 5वीं और 8वीं कक्षा तक का भी। तो बच्चों का फियर कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हैप्पी हों और ज्यादा से ज्यादा सीख पाए और अपना ध्यान प्रोफेशनल एजुकेशन पे दे पाए। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंजलि मेहता जुड़ी हैं फतेहाबाद से। बहुत स्वागत है आपका अंजलि, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये जो नई पढ़ाई शुरू की है इसका क्या फायदा होगा बच्चों को? इन्होंने जो पहले पढ़ाई कर चुके हैं, ये 3-4 महीने जैसे बीत गए हैं पढ़ाई की, तो आगे जैसे सिलेबस इनका दूसरा आ रहा है तो वो पहले वाला सिलेबस नहीं रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंजलि जी। ये भी एक कंफ्यूजन यहाँ पर बना हुआ है। अनुराग धारीवाल जी, आपसे चाहूंगी जरा इस पर स्पष्ट करें स्थिति कि ये जो नई शिक्षा नीति है ये लागू जो है, क्योंकि इसके लागू होने को लेकर के भी अब एक लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, कब से इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू होगा? हाँ जी, मैं जो सभी साथियों के जो जवाब आए, सभी साथियों के मैं जवाब देना चाहूंगा उसमें, ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लास्ट सवाल तो उठाते हैं कि अभी बता कि बोर्ड के एग्जाम के बारे में, तो मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक महान शिक्षाविद की एक मैंने कई बात पढ़ी थी, उसमें बात में लिखा हुआ था कि यदि मेरा बच्चा मैथ में कमजोर है और टेनिस में अच्छा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मोस्टली हम सभी क्या करते हैं कि उसका यही टेनिस रैकेट अपना दीवार के ऊपर टांग दो और मैथ के मत 2 ट्यूशन लगा देते हैं। ये शिक्षा नीति का फायदा क्या होगा कि हर बच्चा हर चीज में हर चीज में स्किल नहीं ऊपर के आ सकता। तो यहाँ पर वो ध्यान दिया गया है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो बार बार बच्चा क्रेडिट बदल सकता है, अपने विषय भी बदल सकता है। तो जो बिल्कुल बढ़िया बात है कि 12वीं क्लास में बोर्ड होगा इसमें, तो जब तक बच्चे को ये क्लियर पता हो जाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है और किस चीज में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाता है। पहले जो कोर्सेस आपकी इंटरेस्ट के नहीं होते थे और जबरदस्ती उनकी पढ़ाई करनी पड़ती थी, इस बार लगता है कि वो बोझ हट जाएगा बच्चों के सिर से और जिस स्ट्रीम में उनका इंटरेस्ट है उसी में वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे। हाँ जी, उसी में उसका जब एग्जाम होगा उसका बेहतरीन प्रदर्शन निकल के आएगा उसमें। और उस बच्चे को बार-बार मौके दिए जा रहे हैं उसमें कि भी मान लो उसने पहले सेमेस्टर में उसने लिया है विज्ञान लिया है, तो दूसरे सेमेस्टर में वो हिस्ट्री ले सकता है, तीसरे सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ले सकता है, चौथे में कुछ और ले सकता है। वो हर चीज को ट्रायल करके देख लेगा मैं बेस्ट किस में हूँ, और बेस्ट में जब उसकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी तो बोर्ड में आपको चीटिंग की या मार्क्स सिस्टम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला ये प्रश्न का जवाब है। उसमें दूसरा प्रश्न था, एक साथी ने प्रश्न किया था कि भाई जो छोटे लेवल पे जो स्कूल होते हैं क्या उनको मर्ज किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा। तो इसके अंदर स्कूल कॉम्प्लेक्स नाम की अवधारणा है। स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा क्या है कि हर बच्चे को लगभग 8 किलोमीटर के दायरे उसको प्राइमरी स्कूल अपने गांव के अंदर ही मिल जाएगा और उसके बिल्कुल पास के गांव में ही उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसको उपलब्ध होगा। और यदि कोई बच्चे को वहां पर आने जाने में दिक्कत है तो उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। अनुराग जी बिल्कुल, आगे इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। कुछ और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, रीना रोहतक से जुड़ी हैं और आर.के. गोयल फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। रीना, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। सर, जब और 12th में है, 10th 11th 12th में बच्चे हैं उनके लिए क्या है? एक बार अपना सवाल दोहरा दें रीना। ऐसा है सर कि जो 10th 11th और 12th में बच्चे हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए अब आगे क्या है उनके लिए? ऐसा है मैडम, पॉलिसी एक दिन में अचानक लागू नहीं होती। आप इस पॉलिसी को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ चीजें इसमें अगले 10 साल में लागू होनी है, कुछ चीजें अगले 20 साल तक लागू होंगी, तो धीरे धीरे इसमें विभिन्न चीजें बदली जाएंगी। भाई किस प्रकार से, जैसे अभी हम कॉलेज देखते हैं, यूनिवर्सिटी देखते हैं, तो HEC 3 प्रकार के इसमें रखे गए हैं। कॉलेज का पूरा सिस्टम बदला गया है, यूनिवर्सिटियों का सिस्टम बदला गया है कि भाई जहाँ पर 50,000 से ऊपर बच्चे हैं वहाँ पर अब जैसे अब तक आपने देखे होंगे सिंगल
डिसिप्लिन के स्कूल होते थे, भाई सिर्फ बीएड होगी किसी कॉलेज में, किसी में सिर्फ डीएड होगी, तो मल्टी डिसिप्लिन विभिन्न चीजें होंगी एक कॉलेज के अंदर, विभिन्न चीजें। यानी अभी ये कह सकते हैं अनुराग जी कि पूरे 10 साल यहाँ पर इसे लग जाएंगे पूरी तरीके से लागू होने में, जो हम 10+2 और उच्च शिक्षण संस्थानों में बदलाव की बात जो कर रहे हैं वहां तक पहुंचने में इस बदलाव को। बहुत शुक्रिया रीना। आर के गोयल जुड़े हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत है आपका गोयल जी, पूछिए अपना सवाल। सभी को नमस्कार जी नमस्ते। पब्लिक में एक संशय ये है कि 5+3+3+4 ओके, देखिए इसको बाइफरकेटेड कीजिए ना, 5 कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 3 कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 अगला कहाँ से कहाँ तक होगा, और नेक्स्ट 4 क्या होगा। चलिए डॉक्टर मनोज कुमार जरा ये समझा दें। हाँ बिल्कुल डिटेल में बताना चाहूंगा। 3 साल से होगा, 3 साल पे एडमिशन होगा, सबसे पहले नर्सरी होगी, नर्सरी फिर एलकेजी यूकेजी जो है वो 3 इयर्स होंगे। उसके बाद हमारा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा और फिर सेकंड स्टैंडर्ड, उसके बाद 8 साल से 11 साल तक, यानी तीसरी चौथी, उसके बाद 12 साल से 14 साल का जो बच्चा होगा वो हमारा आएगा किसमें, 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा में। फिर जो ग्रुप 9, 10, 11 और 12 का रहेगा वो यानी 4, यानी कि 5+3+3+4 की डिटेल्स ये हैं कि पहले हमारा प्री प्राइमरी रहेगा 5 साल, उसमें 3+1+2 है, फिर हमारा प्रिपरेटरी रहेगा 3 साल तक, उसमें क्या है, उसमें हमारा है 3rd, 4th और 5th, और फिर 6th, 7th, 8th के लिए है, और उसके बाद लास्ट जो स्टेज है हमारा एकदम जो सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा, 9, 10, 11, 12 जो अभी 2 पार्ट में है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। नई शिक्षा नीति आप लोगों को एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, सभी को ये संशय है कि जैसे कल से ही लागू होनी है, अभी वो डेट डिसाइड नहीं की गई है। उसमें जितने भी, सबसे अच्छी बात मैं फिर कहूंगा, जितनी भी क्लासेस हैं उन सब में बच्चों के बहुत सारी चीजें हैं। आपके बच्चों को दर्शक हमारे बार बार फायदा पूछते हैं, इसका फायदा क्या है। चलिए बिल्कुल, गोयल जी को उनके सवाल का जवाब उम्मीद करते हैं मिल गया होगा। मनोज जी बिल्कुल इस पर हम बात आगे कर ही रहे हैं, और एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, सतबीर सिंह रोहतक से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी सतबीर जी नमस्कार जी। जी नमस्ते मैडम जी, मेरी ये राय है कि भाई टेक्निकल शिक्षा देनी चाहिए। ये जो एजुकेशन जो है ये चेंज किया है, इसमें टेक्निकल शिक्षा होनी चाहिए। जिस बच्चे को जितना टेक्निकल काम आता हो उसी हिसाब से रोजगार मिलता जाए। जी चलिए बहुत शुक्रिया सतबीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर मनोज और अनुराग धारीवाल जी, हमने यहाँ पर नई शिक्षा नीति को लेकर के, इसकी खूबियों को लेकर के बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठ रहा है कि इसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा मिल जाएगा, क्या ऐसा होगा? जल्दी से अपना जवाब मैं चाहती हूँ आप दे दें। अनुराग, हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा नहीं कह सकते, हम इस बात को एक और नजरिए से देख सकते हैं कि हम इसमें विभिन्न जगह का सहयोग ले पाएंगे। क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे हमें चेंज जमाने में जो बदलता जा रहा है, तो हर फील्ड में आप देख पा रहे हैं। नहीं, जैसे कॉलेजों की 15 साल के लिए किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता को पूरी तरीके से इसमें खत्म कर दिया गया है, क्या उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो है बाढ़ सी आ जाएगी कॉलेजेस की और एक तरीके से महंगी हो जाएगी शिक्षा? नहीं, कॉलेज की बाढ़, यदि आपने ध्यान से इसको पढ़ा हो तो कॉलेजों की बाढ़ की बात छोड़िए, बल्कि इनमें कॉलेज कम खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंडीशन लगाई गई है, जिस तरह की इसमें चीजें बताई गई हैं कि भाई एआईसीटी को मर्ज कर दिया, यूजीसी को मर्ज कर दिया, काफी और नई संस्थाएं ले आए जांच करने के लिए, तो विभिन्न जब टर्म्स और पूरे करने पड़ेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। चलिए जी मनोज कुमार जी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि धारीवाल जी बता रहे हैं, इसके लिए एक जो कॉमन रेगुलेटरी बॉडी है वो कंट्रोल भी करेगी। ऐसा नहीं है कि कॉलेज, चलिए बोर्ड हैं, उसकी बजाय एक वन रेगुलेटरी बॉडी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो नई नीति पर मोहर लग गई है। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। हालांकि नई शिक्षा नीति जिस तरह से बनाई गई है उस तरह से उसे लागू कैसे किया जाएगा, उसकी तैयारी क्या है, ये सवाल अभी अहम है। तो नई शिक्षा नीति भविष्य की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए सवाल आपका में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।